अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, बहुत सारी खबरें लेकर पीर के दिन यानी 2 दिन की छुट्टी के बाद आपके सामने दोबारा पेश है। नवाए वक्त मेरे हाथ में है। 27 जुलाई है आज। और यहाँ सबसे पहले ये बात करते चले कि कल डॉक्टर मजीद निज़ामी मरहूम की जो है पहली बरसी थी। और पिछले साल जब ये खबर ब्रेक हुई, कोई रात के अराउंड 2-3 बजे का टाइम था, और उस टाइम पर पूरा वक्त न्यूज़ नवाए वक्त ग्रुप जो था लरज उठा था एक मोमेंट के लिए कि फाउंडर और बड़े ही नवाए वक्त के लिए, वक्त न्यूज़ के लिए अपने दिन रात एक करने वाले, इतनी एज तक पहुंचकर भी ऑफिस रेगुलरली आने वाले मजीद निज़ामी साहब हमसे जुदा हो गए। और ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे इस इदारे के जो बाप हैं उनसे जो है हम जुदा हो गए। पिछले साल का वो वक्त याद आता है तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल लगता है। पिछले साल रमज़ान चल रहे थे इस मोमेंट पर, और रमज़ानों में जो है वो उनकी वफ़ात हुई थी। उसके हवाले से बात करेंगे डेफिनेटली, और साथ ही साथ बात करेंगे सैलाब के हवाले से। नाजरीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ छठे साल भी बरकरार। सुपर फ्लड्स आए 2010 में। हम हर बार बोलते हैं, हर बार इसके बारे में बात करते हैं, बात कर कर के शायद हमारी ज़बानें घिस जाएं, लेकिन शायद जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड ना कर पाएँ कि जो सैलाब हैं उससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ आप इन्वेस्टमेंट लाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वहाँ आप अपने यहाँ के जो पैसा है या जो चीज़ें हैं उनका ज़या करके आप खुद इतना ज़्यादा लॉस कर देते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट भी शायद इतने सारे लॉस के सामने जो है मांद पड़ जाती है। इसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिनको ऐड करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ कराऊं। स्पेशल मेहमान हमारे साथ होते हैं मंडे के दिन सईद दासी साहब, डेप्यूटी एडिटर होते हैं नवाए वक्त के भी, और मेरे उस्ताद भी, और बहुत ही शाइस्ता जो है वो गुफ्तगू करते हैं। आसी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मरहूम मजीद निज़ामी साहब के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपकी तो एक तवील अरसा उनके साथ गुजरा काम करते हुए, उनके हवाले से भी बात करेंगे। और सैलाब के हवाले से आसी साहब, बड़ी दफ़ा हमने कहा, किसी ने कुछ नहीं सुना, लेकिन अपने सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा नाजरीन। उसके लिए हमें नवाए वक्त टुडे की जाना। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मरहूम डॉक्टर मजीद निज़ामी साहब के हवाले से कि मरहूम डॉक्टर मजीद निज़ामी साहब, मैं बहुत दफ़ा तो मुलाकात नहीं कर पाई, मुझे ये शर्फ नसीब नहीं हुआ। जितनी भी दफ़ा मुलाकात हुई निज़ामी साहब से, हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे कि बाप की सी जो एक सिचुएशन या कोई एक ऐसी बॉडी या होती है जो कि आपको एक फादरली फीलिंग देती है। तो निज़ामी साहब के अंदर वो फीलिंग, वो उस तरह की वार्मथ थी कि आपको महसूस होता था कि आप इनसे लर्न भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, और साथ ही साथ सहम के भी, थोड़ा डर के भी रहते थे कि रोब भी बहुत ज़्यादा है। हाँ अनिका, वाकई बहुत मेरी उनके साथ एक तवील एसोसिएशन, उनकी सरपरस्ती में मैंने कोई 33 ईयर्स जो है जो मैंने काम किया। तो जिस आपने कहा कि फादरली वो ट्रीट किया करते थे, बिल्कुल ऐसा था। उन्होंने नवाए वक्त को एक ख़ानदान का दर्जा दिया हुआ था। वो अपने वर्कर को वर्कर नहीं कहते थे, अपने स्टाफ का रुकन, फैमिली मेम्बर का दर्जा देते थे। और इसी हैसियत पे सबके साथ जो है ना, एक उनका जो हुस्न सलूक, मुशफ़िक़ाना, एक ज़ाहिर एक उन्होंने इदारा जिसको एम्पायर बनाया उन्होंने, उसके डिसिप्लिन के तकाजे जो है वो निभाना अपनी जगह एक असूल की बात है। क्योंकि इसके बगैर तो ज़ाहिर ये एम्पायर इतनी मुस्तहकम नहीं हो सकती ना, अगर डिसिप्लिन में कोई थोड़ी बहुत यानी कि कोई ढील हो जाए। तो इस मामले में यकीनन वो सख्त गिर थे और होना भी चाहिए था उन्हें। लेकिन जहाँ तक एक उनकी शफ़क़त का मामला है अपने स्टाफ के लोगों के साथ, वो नाकाबिले फरामोश है। मैंने कुछ और अखबारों में भी काम किया इससे पहले, और मैंने काफ़ी ट्रेड यूनियन भी की, जनरल सहाफ़ियों की। तो मुझे काफ़ी तजर्बात इस हवाले से अखबारी मालकान के यानी कि मेरे मुशाहदे में है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ना फिर दूसरे मालकान के साथ, तो जितना एक प्रोफेशनली भी, जितनी यानी कि एक उनकी हमागीर शख्सियत थी निज़ामी साहब की, वो भी मुनफरद थी। और फिर यानी कि वर्कर के साथ जो उनका हुस्न सलूक होता था वो भी मुनफरद था दूसरे मालकान के मुकाबले में। तो इस हवाले से उनकी कमी जो है वो यकीनन
पूरी होना बहुत एक जो खला पैदा हुआ है, नामुमकिनात में शामिल है कि वो खला पुर हो सके। बहरहाल उनकी गाइडेंस में आज भी नुआई वक्त उसी तरह फ्लोरिश कर रहे हैं। एक जो तनावर दरख्त बनाया उन्होंने अपनी मेहनत शाका से, और उनकी आप देखिए 86 बरस की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। इस 86 बरस में 72 साल एक्टिवली उन्होंने इस प्रोफेशन में, यानी 86 में से 72 साल जो है उन्होंने वक्त किए पेशा सहाफत। और 14 साल से मतलब हाँ, अब रुए सहाफत का ऐसा तो नहीं रकम बिल्कुल, उनको मिला। बिल्कुल 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 ऐसा ही था ना। और यानी कि उन्होंने ये नहीं, आज तो कई अखबारी मालकान ऐसे हैं जो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि अखबार कैसे, यानी इसका प्रोसेस क्या है, मराहल क्या है। निज़ामी साहब जो है वर्कर से लेकर मालिक तक उन्होंने एक एक प्रोसेस को खुद भी भुगताया, इससे गुजरे और इसको मुस्तहकम बनाया उन्होंने। यानी कि एक वर्कर की हैसियत से उन्होंने इब्तदाई दिनों में जब मरहूम हमीद निज़ामी साहब के साथ उन्होंने काम शुरू किया तो वो डिस्पैचर भी वही होते थे, डिस्ट्रीब्यूट भी वही करते थे, और फिर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ग्रासरूट लेवल से उठकर उन्होंने एम्पायर जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि एक एक शोबे में उन्हें दस्तरस हासिल थी। अखबार की तैयारी की जो मराहल हैं उन सब से वो खुद गुजरे भी अमली तौर पर। तो ये मैं तो समझता हूँ कि मुकम्मल एक हमगीर हमजहत इंसान थे वो। और फिर मुल्क के लिए उनकी जो खिदमत है उसका कोई बदल नहीं है। कश्मीर के हवाले से ज़ाहिर है उठाते रहे। मैं तो ये कहता हूँ ना कि उनका जो खासा था पाकिस्तानियत उन्होंने ओढ़ी हुई थी, खुद को पाकिस्तान की अलामत थे वो। तो इस हवाले से वो खुद कहा भी करते थे कि अक्सर ये कहा जाता है कि सहाफ़ी को गैर जानबदार होना चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के लिए जानबदार हूँ, और ये जानबदारी का दामन जो है ये मैं कभी हाथ से नहीं जाने दूँ, और ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वो पाकिस्तान के लिए जानबदार रहे। ठीक है ना। और अब देखिए यानी कि ये खुदाबंदी एक अतिया कि उनकी रहलत हुई लैलतुल कद्र की रात। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि गवाही थी कुदरत की तरफ से फलाह इंसानियत के लिए उनके जो काम थे, मुल्क के लिए उनका जो दर्द था, और यहाँ सिस्टम की बकाओ इस्तेकाम के लिए वो जो तरद्दुद जो स्ट्रगल किया करते थे उसकी गवाही थी कुदरत की तरफ से कि उन्होंने कुदरत ने नवाजा। तो एक साल गुजर गया, सच्ची बात है हमें तो अब भी यकीन नहीं आता कि वो हम में नहीं है। हम आज भी एडिटोरियल मीटिंग होती है उनकी साहबजादी रमीज़ा बीबी के साथ, तो हमें यही महसूस होता है कि वो निज़ामी साहब ही अपनी नशिस्त पर बैठे गाइडलाइन दे रहे हैं, हिदायत जारी फरमा रहे हैं, और उनकी गाइडलाइन की रोशनी में ही आज जो नुआई वक्त नेशन वक्त टीवी जो है वो फ्लोरिश कर रहे हैं। तो ऐसी नाबगैर रोज़गार जो हस्तियाँ हैं वो कुदरत कभी कभी वदियत करती है, और एक मिशन होता है, मकसद होता है। और आसिफ साहब सबसे ज्यादा अजीब चीज जो लगी थी वो उससे अगले दिन का शो था, हमारा जो सुबह का शो होता है, उस दिन समझ नहीं आ रही थी कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, क्या बोला जाए, और स्पेशली पेशानी के ऊपर, नवाए वक्त की पेशानी के ऊपर जब सही बात है मजीद निज़ामी मरहूम का नाम लिखा। वाकई मेरे लिए तो शॉकिंग थी, क्योंकि उस वक्त सहरी का टाइम था, सहरी हो रही थी, तो मुझे वक्त टीवी से फोन आया, तो मेरा पहला बीपर मेरा ही लिया इन्होंने। तो वाकई सच्ची बात है कि मेरे भी अल्फाज नहीं अदा हो रहे थे, क्या मैं कैसे जज्बात का इजहार करूं, अगर अलालत थी उनकी, यानी कि लेकिन कोई तवील अलालत नहीं रही थी। नहीं, तवील अलालत नहीं थी, 8 दिन तकरीबन कोई तीसरे रोजे उनकी जो अलालत शुरू हुई, और आप देखिए एक्टिवली, यानी उस दिन भी दफ्तर में मौजूद थे, जिस दिन हॉस्पिटल गए हैं ना, दफ्तर से उठकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, ठीक है ना। तो ये काम के साथ उनकी लगन, प्रोफेशन के साथ उनकी लगन, ये बेबदल है। और डेफिनेटली पूरा नवाइवा ग्रुप जो है डॉक्टर मजीद निज़ामी मरहूम को खिराज तहसीन पेश करता है। आज उनकी पहली बरसी का दिन है, और हमारे लिए डेफिनेटली एक अजीब सा लम्हा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको सलाम पेश करें या फिर अफसोस करें या फिर
मतलब अल्फाज की कमी पड़ जाती है इस तरह के लम्हों पे। इसी के साथ दूसरी खबर की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि बाकी खबरें भी हमें ऐड करनी है और साथ ही साथ नवाए वक्त जो है आज भरा पड़ा है। और क्योंकि मजीद निज़ामी साहब आबरूए सहाफ़त थे और सहाफ़त उन्होंने कभी छोड़ी नहीं, जिस टाइम पर, जिस तरह आसी साहब भी बता रहे हैं कि जिस दिन वो अस्पताल में एडमिट हुए उस दिन भी वो ऑफिस में आए थे और ऑफिस से ही अस्पताल उनको लेकर जाया गया था। और हम सब परेशान हो गए थे उस दिन कि आखिर निज़ामी साहब को हुआ क्या। तमाम इदारा जो था उनके लिए दुआ गो था उस दिन। तमाम इदारा जो के लोग थे वो तमाम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में सामने पेश थे और यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला मजीद निज़ामी साहब को ज़िंदगी और सेहत अता करे। लेकिन जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी, हम डेफिनेटली अल्लाह ताला की अमानत है, अल्लाह ताला की तरफ जाना है। इसके साथ दूसरी खबर ऐड करते हैं। भारत ने चनाब में पानी छोड़ दिया। नाजरीन, सैलाब जो है उसकी तबाहकारियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। एक दफ़ा फिर मैं ये फ़िक्रा पढ़ूंगी कि भारत ने चनाब में पानी छोड़ दिया, बारिशों सैलाब से तबाही जारी, मजीद 26 हलाक, पेशावर के नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल, सोहतेरा के मकाम पर दरिया जहलम के बंद में शगाफ और साथ ही साथ कादराबाद नहर का 100 साल पुराना पुल टूट गया, बलूचिस्तान के नदी नाले बिफर गए, लाहौर कराची में भी बारिश हुई और कोहे सुलेमान में 7, चित्राल 4, दियामीर में 2 अफराद रेले में बह गए, गुजरावाला में छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, सवात में जो है वो जागीरी के मकाम पर जो है वो 4 अफराद हलाक हुए, जखड़ा इमाम शाह बंद में दूसरी जगह शगाफ पड़ गया और माचा का बंद भी टूट गया। सिंध जहलम में पानी की सतह बढ़ गई। भारत ने जो है 46,000 क्यूसेक पानी छोड़ा और लोगों को इनखला की हिदायत दे दी गई। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ और आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। राजनपुर गोटकी के मजीद देहात ज़ेर आब आ गए। 4 रोज़ मजीद बारिशें होंगी, महकमा मौसमियात का ये कहना। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर चित्राल में रिलीफ की सरगर्मियाँ जो हैं वो जारी हैं। आपको इतना भी बता दें कि हमारे फौजी भाई जो हैं वो इन सरगर्मियों में बहुत पेश हैं। आसी साहब, भारत की जानिब से तो पानी छोड़ा गया, वो छोड़ा गया, हमारी जानिब से डैम नहीं बनाए गए, ये सबसे बड़ी गफलत है। देखिए अनिका, जब भारत पानी छोड़ता है और हमारी तरफ से उनके हुक्मरानों सियासतदानों को मैंगो डिप्लोमेसी के तहत आमों के तोहफे भिजवाए जाते हैं, तो फिर कुदरत ऐसे ही इंतकाम लेती है हमसे। अगर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ का खुद एहसास नहीं करना, खुद दर्दमंदी नहीं पैदा करनी, खुद को डबोने का अपने हाथों ही एहतमाम करना है, तो फिर हमें कौन बचाएगा बाहर से आकर। ये अलमनाक सूरत हाल है। यकीनन भारत तो शुरू दिन से, मैं तो अक्सर इस प्रोग्राम में कहा करता हूँ, भारत की जो नीयत है, जो जहनीत है उसकी, जो उसके कायद, जो लीडरान है, मुतअस्सब लीडरान, जो हिकमत अमली मनसूबाबंदी रखते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसमें पाकिस्तान की बका उन्हें किसी सूरत वारा नहीं खाती, सूट नहीं करती। तो उनकी तो ये कोशिश है कि जैसे तैसे ये उनका एक महाभारत का जो एजेंडा था, तोसी पसंदाना जो अज़ायम थे पूरे खित्ते पे गलबा हासिल करने के, तो उसको शेक किया तख्लीक पाकिस्तान ने। जब भारत की कोख में से पाकिस्तान का के वजूद ने जन्म लिया, तो यकीनी बात है वो ठंडे पेटों बर्दाश्त तो नहीं होना था ना, जो महाभारत का एजेंडा रखते थे। तो उन्होंने पहले दिन से ही फिर जो प्लानिंग तैयार की पाकिस्तान की सालमियत को कमज़ोर करने की, वो प्लानिंग यही थी कि कश्मीर पर अपना तसल्लुत जमाया जाए, ताकि कश्मीर के रास्ते से जो दरिया पाकिस्तान की तरफ जाते हैं जाएंगे और उनसे पाकिस्तान की धरती सैराब होगी, वहाँ कोंपलें फूटेंगी, फसलें आबाद होंगी, पानी मिलेगा, तो उस पर बंद बांध के पाकिस्तान को भूखा प्यासा मारा जाए, ये उसकी शुरू दिन की हिकमत अमली थी। तो हमारी ये कोता कामती कह लें आप हमारे लीडरान की, कि कोई एहसास ना किया, हालांकि बानी पाकिस्तान को ये एहसास था जी। इस हवाले से भी, इसलिए उन्होंने कश्मीर को शाहरगे पाकिस्तान करार दिया था, ठीक है ना। तो उन्होंने कायद आज़म नहीं, ये तारीख का रिकॉर्ड मौजूद है, सरकारी फाइलों में मौजूद होगा, ये कालाबाग डैम की जो साइट है इसका इंतखाब भी कायद आज़म ने खुद किया था। अगरचे उस वक्त इसका नाम कालाबाग नहीं था, लेकिन इसकी साइट जो है वो कायद आज़म ने खुद
यानी कि जायजा लेकर मुतय्यन फरमाई थी। आसिफ साहब, और कता उसी कलाम के वक्त लिए जी माजरत, लेकिन कायदे आजम ने ही कालाबाग की साइट का तयन किया, कायदे आजम ने ही कश्मीर को शहरक करार दिया, और आज के हमारे लीडरान बिल्कुल ऑपोजिट वे पर चल रहे हैं। हाँ, तो क्या वो आज के लीडर नहीं, ये शुरू से ये भुट्टो के दौर से ये काम शुरू हुआ, बिल्कुल बल्कि अयूब के दौर से काम शुरू हुआ ना। बिल्कुल जब 2 डैम तो बना लिए अयूब खान ने, जी। अयूब खान के दौर में बने, ये भी गनीमत है कि उनके दौर में बन गए थे ये तरबेला डैम और मंगला डैम। आज तक चल रहा है, नहीं तो शायद हाँ, हम भी ना बना पाते। जाहिर है, जाहिर यही बात है। अब देखिए, ये पानी का तनाज़ा तो उस वक्त से शुरू हो गया था। तो फिर 60 में आलमी बैंक ने फिर बीच में मुदाखलत करके एक मुआहदा साइन करवाया था सही। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जो सिंतास मुआहदा जिसको जी। कहा जाता है। उसमें भी अगरचे इंडिया का अपर हैंड हुआ, 3 दरिया तो टोटली उसके हवाले कर दिए बिल्कुल गए, और बाकी जो 3 दरिया थे उस पर यानी कि डैम तामीर करने का पहला हक हमारा बनाया गया। और उसके बाद फिर कहा गया कि जब पाकिस्तान डैम बना लेगा तो उसके बाद फिर इंडिया बनाएगा डैम। बिल्कुल लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हम कोई डैम बना ही ना सके, उस मुआहदे की रूह के मुताबिक हम अमल ही ना कर सके। तो उसके बाद ज़ाहिर है इंडिया को मौका मिला, उसने डैमों के अंबार लगाए। इस वक्त कोई 200-250 के करीब डैम जो है ये हमारे दरियाओं पर इंडिया ने बनाए हुए, सही। जिस वजह से वहाँ अपर हैंड हुआ। और अब देखिए इसमें यानी कि ये जामन है इस मुआहदे का, जो आलमी बैंक, अगर कोई पानी का तनाज़ा पैदा होता है तो वो हम आलमी बैंक के पास लेकर जाते हैं। आलमी बैंक ने अभी 2 हफ्ते पहले उसकी रिपोर्ट आई है आलमी बैंक की, जब ये हमारे सैलाब की तबाहकारी शुरू हुई तो आलमी बैंक की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि हम तो 1958 से पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर आपने सैलाब की तबाहकारी से बचना है तो आप डैम बनाएं। बिल्कुल इस आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को कम से कम 19 डैम्स की जरूरत है, 19। हमारे पास तो 2 डैम है, वो भी उनमें भी जितनी सिल्ट जमा हो गई है तो वो आधा वो आधा पानी डैम नहीं तो समा वैसे पाता। ही हाँ, वेस्ट हो जाता है। यही आज बात है से ना। यही कॉलर ले लेते हैं, जी, उसके बाद जी इस बात जरूर, को जी कंटिन्यू जरूर। करते हैं, क्योंकि बात इंपॉर्टेंट है। और ये जो डैम्स होते हैं इनकी लाइफ होती है, और नीचे जब चीज़ें जमा हो जाती हैं, मादनियात हो गई, मट्टी हो गई, तमाम चीज़ें, तो उसके बाद डैम की कैपेसिटी कम होती जाती है, और हम इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। कॉलर ले लेते हैं, यासीन है भूरेवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने तो कल बात की थी कि इंडिया ने पानी छोड़ देना दरियाओं में। आपको मैं एक और मालूमात देता हूँ, इंडिया को कोई जंग करने की जरूरत नहीं। अगर इंडिया पानी छोड़, वो भी आइटम बम हमारे लिए। अगर नहीं छोड़ता वो भी आइटम बम है, हम फिर भी मरेंगे। इंडिया को क्या जरूरत है जंग करने की। दूसरी बात है, डैम देखने आपने रिपोर्टें पढ़ ली, इन्होंने क्या किया। साल साल गुजर जाते हैं, ये क्या करते हैं मुझे ये बता दें। हर चीज इनकी लड़ाई लड़ाई लड़ाई, जितनी गवर्नमेंट है उनकी लड़ाई, अब फिर लड़ाई। और दूसरी बात है, इन्होंने 70,000 फौजी सिविलियन बंदे मरवाए, इन्होंने 70 बंदों को फांसी लगाई। जब इंसाफ नहीं होगा ना तो फिर ये हालात होंगे। अब फांसियां क्यों रोकी हुई इन्होंने, फांसियां लगाए जब कुरान कह रहा है इस्लामी निजाम, पाकिस्तान इस्लामी निजाम पे हासिल किया गया मुसलमानों के लिए। कौन सा निजाम है? सबसे गलत दाल। अगर दालतों का एक निजाम हो, 3 दिन के अंदर फैसला हो, एक 3 दिन से लेके 3 माह तक फैसला हो तो इंसाफ होगा। जब इंसाफ ही नहीं है तो आफतें आएंगी। गरीब लोग रोटी से रोलते फिर रहे हैं, और रोटी के पीछे इधर और तुम पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। इनको कुछ पता ही नहीं है हुकूमत को, जो इस्लामाबाद बाबू। यासीन भूरेवाला से बहुत बहुत शुक्रिया यासीन साहब आपकी कॉल का। अभी हम आबरूए सहाफत मजीद निज़ामी का तस्करा कर रहे थे, उनकी कल बरसी मनाई गई है। तो उनकी फिक्रमंदी, दर्दमंदी जो है ना पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से, वो भी यही थी इंडिया के मामले में ख़ास तौर पे। और उन्हें पूरा एहसास था ये कि इंडिया की जो प्लानिंग है ये यानी कि पानी पर कंट्रोल करके, कंट्रोल करने का मकसद ये होता है कि जब यानी कि पानी उसके पास वाफर हो तो इधर छोड़कर सैलाब में हमें डुबोता है, और जब खुश्क साली का मौसम हो तो फिर वो पानी रोक कर हमें और कैद साली का शिकार करता है। तो ये तो उसकी हिकमत अमली है। तो इसी के तहत मजीद निज़ामी साहब ये कहा करते थे। और कालाबाग डैम के लिए तो बहुत उन्होंने रेफरेंडम भी करवाया। नुआइवक के फोरम पे एक कौमी रेफरेंडम हुआ जब इसे मुतनाज़ बनाया गया, और ये प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कौमी इत्तेफाक राय के बगैर बन नहीं सकता। तो निज़ामी साहब ने एक रास्ता निकाला, अपने फोरम पे रेफरेंडम करवाया उन्होंने, और उस रेफरेंडम में 99.9% लोगों ने कालाबाग डैम के हक में वोट दिया। तो उसके बाद हम वकालत करते रहे, हुक्मरानों को बावर कराते रहे कि
इससे बड़ा कौमी इत्तेफाक राय और क्या हो सकता है? क्या जरूरत है 99.9% ठीक है जब ना? लोगों ने कह दिया कालाबाग बनना चाहिए तो उसके बाद सवाल नहीं आता। बात ये है कि जहां मुल्क की सलामती का सवाल हो, सही। वहां आप कौमी इत्तेफाक राय का बिल्कुल। वो पख लगा के आप अच्छा आसिफ उसके साहब, कौमी उसमें इत्तेफाक रुकावटें राय डालना भी शुरू हम कर क्या दें। कहें, हम सियासी इत्तेफाक राय की बात यही करेंगे। बात है, ये तो आपने देखे ना, जो मुखालफ है, आज भी मुझे अफसोस हो रहा है, ये निसार खोड़ो का मैंने बयान पढ़ा है कि चाहे नवाज शरीफ और दूसरे जो सियासतदान सारे इकट्ठे भी हो जाए तब भी कालाबाग डैम नहीं बनेगा। तो ये जो ऐसे बदबख्त सियासतदान जो है जिन्होंने यानी कि मुल्क की बका पर कंप्रोमाइज किया हुआ है, सौदेबाजी की हुई है मुल्क दुश्मनों के साथ, मेरा ख्याल है उनके लिए अगर आप कहते हैं कि ये कौमी इत्तेफाक है उनके लिए होना चाहिए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात और कोई आसिफ साहब नहीं इस बारे में बात करेंगे जरा। निसार खोड़ो साहब ने ये क्यों बोला, पीपल्स पार्टी हमेशा ये क्यों कहती है कि हमारी लाश के ऊपर से गुजरेंगे तब जाके कालाबाग डैम उनकी बनेगा, सियासत इसके भी बारे में बात मुख्तलिफ करते होती है। हैं। पंजाब में उनकी अलग सियासत है कालाबाग डैम सिंध पर, के जहाँ अंदर उसकी हिमायत करते हैं, सिंध में उसकी मुखालफत करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। आसिफ साहब एक कॉलर ले लेते हैं। जी, कॉलर जी। है हमारे साथ याकूब है मियां चन्नू से। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम दुआ करते हैं मजीद जामी साहब के लिए। जी 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 लेकिन बिल्कुल। हमें इतना बड़ा दिन का ये नेतृत्व कि अल्लाह ताला उन्हें जवाब रहमत की जगह दे। दूसरी चीज है कि हमारे सियासतदान, हम तो बार बार कहते हैं ये सियासतदान नहीं है, ये तो लुटेरे हैं, लूटने के लिए आ रहे हैं सब अपनी अपनी बारी में। निसार खोड़ो या दूसरे, ये साफ आवाम को नजर नहीं आता कि ये इंडियन एजेंट है। कि कालाबाग डैम इतना बड़ा मसला है, उससे मुल्क कितना खुशहाल हो जाएगा। हमारे चीफ इंजीनियर कह चुके हैं, सब कह चुके हैं कि ये पाकिस्तान की अशद जरूरत है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने एक अभी कारकोल का प्लान लगाया गया बिजली का, ये साहिवाल में। कोयला कहाँ से आएगा? थरपारकर से। उसका जो कैरेज है वो गिने के वो कितना क्या थरपारकर में है, ये प्लान नहीं लग सकता था, नेशनल ग्रिड में ही देनी ना ये बिजली। लेकिन चीज ये है कि हमारा कमीशन हमने बना, कमीशन बना। याकूब साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मियां चन्नू से बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ ये बात जरूर करेंगे कि थर के अंदर लोग जो हैं कहत साली से उनकी अमवात वाक़या होती हैं। कराची के अंदर पानी की किल्लत होती है। सिंध सबसे ज्यादा सफर करता है पानी की किल्लत से, लेकिन फिर भी चोलिस्तान के अंदर क्या होता है वो तमाम चीजें हमारे सामने है। सिंध की हुकूमत ही जो है इसकी सबसे ज्यादा ऑपोजिशन करती हुई नजर आती है। आज निसार खोड़ो का बयान आया, उससे पहले शर्मिला फारूकी का आ चुका है और पीपल्स पार्टी के कई ही लीडरान का ये जो है बयान आ चुका है। कालाबाग डैम के जो हिमायत नहीं करते और उसके खिलाफ चलते हैं या उसके एजेंडा के खिलाफ चलते हैं, उनका क्या एजेंडा है इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहते रहेंगे कि लोग मर रहे हैं लेकिन शर्म तुमको मगर नहीं आती। बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आसी साहब ये फरमा रहे थे कि 19 डैम्स कम से कम पाकिस्तान को चाहिए, जिसके अंदर से एक मेजर डैम है कालाबाग डैम, लेकिन उसके जो मुखालिफ हैं वो इतने सारे हैं कि क्या कहिए। और जो हमारे लीडरान हैं वो उसको प्रॉपरली एडवोकेट नहीं कर पा रहे और एपीसीज बुलाई जाती हैं कितनी और चीजों के लिए आसी साहब, लेकिन कालाबाग डैम के लिए हम लोगों ने कभी एपीसी नहीं देखी। इसके लिए तो कभी एपीसी हुई नहीं। इसके लिए आप देखिए बात इत्तेफाक राय की हो रही थी, रेफरेंडम अपनी जगह। लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ 2-3 पटिशनें, एक जर्नलिस्ट भी हैं उनमें ज़िया शाह साहब, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, तो लाहौर हाई कोर्ट ने कैटेगरिकली डायरेक्ट किया हुआ कि आप कालाबाग डैम बनाएं। सही। इसके अलावा जो इनकी जो एक मुश्तरका मुफादात की कौंसल है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन की रोशनी में फिर मुश्तरका मुफादात की कौंसल ने भी ये तय किया था कि कालाबाग डैम बनना है। और यानी कि इत्तेफाक राय और क्या होता है, जो यानी कि पब्लिक फोरम्स हैं, अदालती फोरम्स हैं, अखबारात के फोरम्स हैं, उन पर यूनानिमिटी जो है वो सामने आ चुकी है। इसके बावजूद अगर मुखालफत हो रही है, अब देखिए आपने सिंध की बात की, यहाँ खैबर पीके में जो कालाबाग डैम के सबसे बड़े मुखालफिन है उस वक्त, तो वली खान साहब कहा करते थे कि कालाबाग डैम बनेगा तो मैं डायनामाइट मार के इसे उड़वा दूंगा। एतराज ये था कि नौशहरा डूब जाएगा कालाबाग डैम बना तो। नौशहरा के रहने वाले इंजीनियर शमसुल मुल्क जो चेयरमैन वापडा रहे, जो गवर्नर खैबर पी के रहे, केयर टेकर वजीर आला खैबर पी के रहे, उनका स्टेटमेंट है, नौशहरा के रहने वाले, उनका ये कहना था कि कालाबाग डैम से खैबर पीके को कोई रत्ती भर का नुकसान नहीं होगा और पहला घर मेरा है, पहला घर। हाँ, कैलकुलेटेड उनका था। तो अब देखिए
आज का सैलाब देख लें, इससे 2-3 साल पहले के सैलाब देख जी। लें, वो नौशहरा की बात करते थे, पूरा खैबर पी के डूबा हुआ ना सैलाब में। Exactly. आप नौशहरा को बचाने की बात करते हैं, कालाबाग डैम नहीं बना तो पूरा खैबर पी के डूबा हुआ सही। है, तो आपको तो वैसे ही शर्म से डूब मरना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। तो यही मामला सिंध का, आपने वो थर का हवाला दिया। अगर ये कालाबाग डैम मौजूद हो तो यकीनन थर की खुशहाली खत्म हो सकती है। बिल्कुल। इतने यानी कि रिजर्वायर हो जाएंगे कालाबाग डैम के, इतना जखीरा हो जाएगा पानी का कि बाद में काम आ सकता है। तो ये जो सियासत है ना, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ सियासत में समझता हूँ इसको, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए हर सूरत, इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं अच्छा होना आसिफ साहब, चाहिए। मुफाद परस्ती की हम बात किया करते हैं नॉर्मली, सिंध में ऐसे क्या मुफादात हैं जो कि सिंध हुकूमत जाना ही नहीं चाह रही कालाबाग डैम की तरफ? तवातुर से उनके बयानात आते हैं कालाबाग डैम के खिलाफ, क्या ऐसे मुफादात हैं? देखिए, मुफादात जिनके नाते मुल्क दुश्मनों के साथ जुड़े हुए हैं, अभी मुफादात की आपने बात की तो फिर आप ये MQM का जो मामला सामने आ रहा है, जो रिपोर्ट सामने आई जी। है, उसमें जिस तरह राग की फंडिंग का इशू चला है, तो आप ये क्या, ये कोई मुफादात, ये कोई मुल्क के हक में मुफादात हैं ये? अगर आप यानी कि एक दुश्मन मुल्क की एजेंसी से आप मुआवनत ले रहे हैं अपने मामलात में और वो आपकी सरपरस्ती कर रही, तो वो तो ज़ाहिर इस मुल्क को ख़त्म करने के एजेंडे के तहत ही यहाँ लोगों को प्रमोट करती है ना। तो यही मामला कालाबाग डैम का है। कालाबाग डैम की तामीर रुकाने के लिए इंडिया ने सालाना अपने बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं। ये कैलकुलेटेड बात है, ये रिकॉर्ड की बात है, और ये 6 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उन लोगों में जो यहाँ मुखालफत करते हैं। जिसके अंदर आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी के कुछ लोग होंगे? यकीनी बात है, ये जो सिंधी नाम नेहाद कौम परस्ती वाली बात की जाती है, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग शामिल हैं, इसी तरह कुछ और लोग भी शामिल है। इसी तरह ANP में जो लोग मुखालफ हैं कालाबाग डैम के, उन सबको इंडिया प्रमोट करता है, ये रकम डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अगर आप पाकिस्तान की धरती पर रहते हैं, इसका खाते हैं, और इस धरती को छेद करने की जो मनसूबाबंदी है इस पाकिस्तान के दुश्मन की, उसमें हिस्सा लेते हैं, तो फिर आप कहाँ के खैर खा हैं? इस मुल्क के खैर खा आपको कहा जा सकता है? अवाम के खैर खा कहा जा सकता है? ये इनकी सियासत तो वैसे ही दफन हो जानी चाहिए, बजाय जाए कि आप इनकी खातर कौमी इत्तेफाक राय का ढंडोरा पीटे। ये कौमी इत्तेफाक राय की बात नहीं है। आसिफ साहब, हमेशा बात होती है तो पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर बात हो जाती है, पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर इकट्ठे भी हो जाते हैं, 18वीं तरमीम पास भी हो जाती है, उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी सामने नहीं आता। तमाम चीजें जो हैं वो पॉलिटिकल चीजों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हुई नजर आती हैं, लेकिन जब भी बात आती है कौमी मुफाद के बारे में या अवामी मुफाद के बारे में, तो वो चीजें साइडलाइन कर दी जाती हैं। फिर ये बातें भी आती हैं, मेरी लाश के ऊपर से गुजर के ये काम कर सकते हैं। अच्छा, बाकी कालाबाग डैम चलें, आप कहते हैं मुतनाज़ा है, हालांकि उसको मुतनाज़ा होना नहीं चाहिए। कितने जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, लेकिन बाकी डैम्स के अंदर क्या रुकावट है? कोई रुकावट नहीं है। यही तो बात है ना। अब आपने 18वीं आईनी तरमीम की बात की, तो उसमें भी देखिए, अब बदबख्त ANP के लीडरान जो है, मैं तो यकीनी बात है, मुझे तो मेरे पास जितने भी सख्त अल्फाज हो मैं उनके लिए हिचकिचाऊंगा नहीं उनके लिए अदा करने में, क्योंकि ये मुल्क दुश्मन अनासर है। तो 18वीं आईनी तरमीम यूनानिमिटी के साथ मंजूर कराने के लिए कंप्रोमाइज़ किया। उस वक्त जो इक़्तिदार में थे जो लोग, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तो इन दोनों ने कंप्रोमाइज़ किया ANP के साथ। और 18वीं यानी कि इसमें भी इसलिए कंप्रोमाइज़ हुआ कि इसमें इनके अपने मुफादात थे, अपनी बारियां लग रही थी, अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा था। 18वीं आईनी तरमीम के तहत अपनी अपनी लीडरशिप जो है सियासी क़यादतों की, वो मुस्तहकम हो रही थी। तो इसकी खातर इन्होंने ANP के साथ कालाबाग डैम पे कंप्रोमाइज़ किया कि कालाबाग डैम नहीं बनेगा। इसी वजह से 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई तो असफंजायार वली खान ने बड़े फ़ख्र से ये बयान दिया था कि हमने आज कालाबाग डैम की फाइल जो है वो दरिया सिंध में डबो दी है। ये उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। तो ऐसे बदबख्तों को मेरा ख्याल कौम तो कभी नहीं छोड़ेगी। अगर इनकी मुफाद परस्तियाँ हैं सियासतदानों की, तो ये भुगते फिर अपनी मुफाद परस्तियों को, लेकिन कौम तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। पाकिस्तान की कौम को ये समझना होगा कि अगर आपको पाकिस्तान के लिए उठना है तो पहले कालाबाग डैम के लिए उठना होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो पानी का मसला है ये और ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा अगर कालाबाग डैम अभी के अभी ना बना। पूरा खैबर पी के जो है आज सैलाब की जद में है। साउथ पंजाब को आप देख लीजिए, सिंध के अंदर अब जाएगा सैलाब। ये तमाम सूबे जो सफ़र कर रहे हैं, अगर एक कालाबाग डैम बन जाए तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बच सकती हैं। हमारे पास एक कॉलर हैं, जमाल मुस्तफ़ा लाहौर से। जी
जी, आसिफ साहब को भी मेरा सलाम अर्ज जी, करते वालेकुम हैं। अस्सलाम अभी मुस्तफा बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी सारी डिस्कशन रही। पहले तो मैं निजामी साहब को भी ट्रिब्यूट पेश करूंगा। जी बिल्कुल जी। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बेहिसाब बुलंद करे। ट्रू पाकिस्तानी, पाकिस्तान ने दो ग्रेट आदमी पैदा किए हैं, एक निजामी साहब और दूसरे हकीम मोहम्मद सईद। सही बात। ये दोनों हक पर गो थे और इतने ग्रेट लोग थे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आम बंदा इनकी जो ग्रेटनेसेस हैं वो उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि एक मामूली आदमी को भी ये आसमान तक पहुंचाने वाले थे जो हक गो था। लेकिन आजकल ये है कि आजकल कोई हक गो भी हो जो सच्ची बात मुद्दतों से कर रहा हो तो उसके सरफे नजर रखेंगे कि वो आगे ना बढ़ सके। सही साहब, मैं अभी आप कालाबाग डैम की बात कर रहे थे और बंदों की, तो मैं अर्ज करूंगा ये इशू तो हजारों दफा डिस्कस हुआ कि करप्शन की नजर कालाबाग डैम या डैम हुए में ये करप्ट जो आपके रूलर्स हैं, और अब तो कौम ये चाहती है कि इनको कोई फांसियां लगाए जिन्होंने मुल्क के साथ गरीबों के साथ गद्दारी की। MQM हो, पीपल पार्टी हो, ये नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग हो या जो भी हो, क्योंकि इन्होंने डेलिबरेटली नहीं ये बनने दिया। और हिंदुस्तान की, या जैसे आप बात कर रही थी, सिर्फ कालाबाग डैम या पानी का उन्होंने अपने हाथ में कंट्रोल नहीं लिया, उसके साथ साथ जो कल्चरल एनवियन मीडिया के थ्रू, जो लिबरल सो कॉल मीडिया, एनलाइटेंड, मॉडरेट, जिसके खिलाफ निजामी साहब भी बहुत जहाद करते रहे, आसिफ साहब, हम सब, तो ये दो टू प्रॉन्ग्ड अटैक है। एक पानी से इनको मारो, दूसरा करप्शन से मारो, और एक मीडिया के थ्रू जो इन्हें कल्चरल एनवियन इंडिया ने किया हुआ है, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो अब कालाबाग डैम पे आप रोज इशू रेज कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसको, एक डैम नहीं, हमें तो सैकड़ों डैम चाहिए, और जिन्होंने नहीं बनने दिए, जब तक उनको सजाएं नहीं मिलेंगी, कौम उससे मुतमिन नहीं होगी। बेशक 10,000 आप डैम बनाए, लेकिन जिन्होंने इसकी रास्ते में रुकावटें डाली है, उनको फांसी लगना बहुत जरूरी है। और करप्ट लोगों को, जिन्होंने 18,500 खरब रुपया बाहर रखा हुआ है, 18,500 के आपके ऊपर कर्जे चढ़ाए, बिजली आपको 20 रुपए की दे रहे हैं जो 1.5 रुपए की मिल सकती थी। खुशहाली यहाँ वो होती कि दुनिया का अजीम तरीन मुल्क होता है। ये गद्दार लोग हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जमाल मुस्तफा साहब, कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़े बहुत जज्बात है। अब देखिए, कालाबाग डैम के हवाले से यकीनी बात है, पूरी कौम की ये जज्बात है। और निजामी साहब का जिक्र होता है तो फिर यकीनी बात है, वो अगर कश्मीर के साथ उन्होंने एक यानी कि वाबस्तगी की और फिर कालाबाग डैम की तामीर के लिए आवाज़ उठाई, तो यही तजस्सुस उनका था कि इंडिया के पास ये दो हथियार हैं। इसीलिए निजामी साहब अक्सर कहा करते थे कि अगर कल को कोई तीसरी जंग होनी है ना, चौथी जंग इंडिया के साथ, तो वो पानी पर होनी है। और पानी पर अगर जंग होगी तो ये आबी दहशतगर्दी हम इसको कहते हैं, इंडिया जो कर रहे हैं। ये एक हमारे कॉलर ने इसको भी ये कहा था कि ये भी एक किस्म का एटम बम है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। इसमें कोई यानी कि दो राय नहीं, ये एटम बम इंडिया के हाथ में है। तो इसके तोड़ के लिए यकीनी बात है हमारी क़यादतों को साथ जोड़ के बैठना है। अब जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया आलमी बैंक की रिपोर्ट का, आपके पास तो एक प्लस पॉइंट आ गया है ना। आलमी बैंक जो है वो जामन है दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के तनाज़े में। अगर वो खुद हमें ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है कि आपको 19 डैम की जरूरत है, तो आप इस रिपोर्ट की बुनियाद पर ही कालाबाग डैम की तामीर शुरू कर दें। और मेरा ख्याल है अगर कोई इस पर इतराज होगा इंडिया को, तो आलमी बैंक खुद ही निपट लेगा फिर इससे। इसके साथ साथ दूसरे डैम भी आप तामीर करें। इंडिया के एतराज की तो बाद में बात करेंगे, पहले अपने जो है ये घर के बेदी लंका ढाए वाली बात होती है। हमारे यहाँ के अपने लोग जो है वो नहीं समझ पा रहे, हमारी आवाम तो समझ रही है, हमारी आवाम को जरूरत भी है। पानी किसको नहीं चाहिए, तो एक बेसिक नेसेसिटी है। और आबी जंग की जहां बात करते हैं उसके अंदर सबसे बड़ी कोताही अपने पाकिस्तानियों की होगी, अपने पाकिस्तान के लीडरान की होगी कि इंडिया पानी छोड़ रहा है, आप उसे डैम में जखीरा कर लें। इंडिया पानी नहीं देता, आप डैम में जखीरा किया हुआ पानी इस्तेमाल कर लें। यही बात है ना। अगर आप इस तरह सियासत करेंगे, ये जो मुफाहम की सियासत है कि आप कौमी इत्तेफाक राय का एक आपने लुश्त तला हुआ है, इसकी वजह से तो कालाबाग डैम कभी नहीं आप बना सकेंगे। आपकी ये जरूरत है, आप इसका बेड़ा उठाएं, जिसने भी करना है, चाहे अफवाज पाकिस्तान मुशर्रफ ने अपने इक़्तिदार में
नारा लगा दिया था कि कालाबाग डैम मैं बनाऊंगा, लेकिन ये सारी सियासतें जो है मेरे ख्याल इससे बालातर होकर इस पर सियासत करने की बजाय आप बेड़ा उठाएं, सही। तामीर का आगाज करें। ये कौमी इत्तेफाक राय के ढकोसलों को छोड़ें आप, ये हमारी ज़रूरत है, हमारी बका और सलामती का मामला है, इससे हमें बैकआउट नहीं करना चाहिए। और आसिफ साहब, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने एटॉमिक बॉम्ब का धमाका किया था, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कालाबाग डैम वाला धमाका भी जो है वो आप कर जाएं, क्योंकि धमाके की बात करते हैं नवाज शरीफ साहब, वो इसके साथ रिलेट करता है। बिल्कुल, ये आप बनाएंगे तो आपका मुआशी धमाका भी हो जाएगा। बेशक। अच्छा, 1 मिनट हमारे पास रह गया आसिफ साहब, एक क्विक मुझे आपका जो है वो तज्जिया चाहिए कि अफगान हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात दूसरे राउंड में दाइश से निपटने के मामला एजेंडे पर हावी होगा, अहम पेशरफ मुतवक्का है। ये अमन मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे, एतमाद साजी के इक़दामात भी ज़ेर गौर आएंगे, अफगान हुकूमत का यह कहना। और तालिबान अमरीकी इनखला के बाद दाइश के खिलाफ हिकमत अमली के लिए वाज़े रोड मैप पेश करेंगे। दूसरे राउंड से कबल दोनों स्टेक होल्डर्स ने मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ मकामात पर भी गौर किया। चैलेंजेस मौजूद हैं, मगर इस अहम इशू की जानिब पेशरफ्त के अच्छे मौक़े हैं। पाकिस्तानी सफारत इसके लिए सिर्फ मेरा एक शेर की सूरत में तबसरा है कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। वही तालिबान है ना जिनको मुज़ाकरात की मेज़ पर आप बैठा रहे हैं, जिन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया, हम पर मुसल्लत जो हुई जंग, जो तालिबान को कर्ब करने के लिए हम पर ये ठूंसी गई थी ना जगह, आप उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा रहे हैं, हम पर ड्रोन अटैक कर रहे हैं। और जब हम कहते थे तब मानते नहीं थे। जी यही बात है ना। चले भले जो भी हुआ आपने बैठाया, अल्लाह करे कि ये बेल मंडे चढ़े। आमीन आमीन। सईद आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तज्जिए से हम मुस्तफीद हुए और आई एम श्योर नाजरीन ने भी इंजॉय किया होगा आपके तज्जिए को। नाजरीन, हमारे आज के शो से इतना ही, लेकिन बारहा वही बात करते हैं, कालाबाग डैम जब तक नहीं बनेगा पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो पाएगी। अवाम को ये बात अंडरस्टैंड करनी होगी। अपने हर नुमाइंदे पर जोर कर लगाइए, अपने हर नुमाइंदे के ऊपर प्रेशर डालिए कि कालाबाग डैम के लिए वो जाकर ऐवानों के अंदर बात करें, क्योंकि ऐवानों के अंदर अवाम की बात पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है। वो यहाँ ऐवानों के अंदर इसलिए नहीं बैठे हुए क्योंकि वो शाह बन के बैठे या बादशाह बन के बैठे, वो वहाँ इसलिए बैठे कि हमारी बात आगे पहुंचा सकें। तो अपने हर नुमाइंदे को प्रेशराइज करिए, चाहे ईमेल के थ्रू करिए, लेटर के थ्रू करिए, फोन के थ्रू करिए, या किसी भी तरीके से करिए, लेकिन अपना पैगाम पहुंचाइए कि वी नीड कालाबाग डैम नाउ। इससे पहले कि पानी की जंग हो, हम लोग अपने पानी के ज़ख़ीरे जो हैं अपने पास महफूज करके रखें। हमारे आज के शो से इतना ही। मेरे फेसबुक पर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @अनीका निसार के नाम से। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।